नया प्रातः है, नई बात है, नई किरण है, ज्योति नई, नई उमंगे, नई तरंगे, नई आस है, सांस नई। युग से मुरझाए सुमनों में नई नई मुस्कान भरो, उठो धरा के अमर सपूतों, पुनः नया निर्माण करो। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल हिंदी साहित्य में। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और परीक्षा की तैयारी अच्छी चल रही होगी। आप लोगों को नव वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। हम लोग हिंदी साहित्य के इतिहास से जुड़े डेली 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करते हैं जो कि हमारी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। तो इसी श्रृंखला में हम लोग आदिकाल, भक्तिकाल और रीतिकाल और आधुनिक काल, इनसे जुड़े लगभग सभी प्रश्नों को देख चुके हैं, जिसमें हमने आधुनिक काल के अंतर्गत भारतेंदु युग और द्विवेदी युग का अध्ययन कर लिया था। आज की इस वीडियो में हम लोग छायावाद से जुड़े महत्वपूर्ण 50 प्रश्नों को देखेंगे जो कि हमारी हिंदी संबंधित परीक्षा के लिए इम्पॉर्टेंट है, फिर चाहे वह KVS हो, DSSB हो, NVS हो, UP टेट, C टेट हो या TGT PGT हो, कोई भी परीक्षा हो। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, छायावाद शब्द का प्रथम प्रयोग किस आलोचक ने किया था? ऑप्शन है A मुकुटधर पांडे, B आचार्य रामचंद्र शुक्ल, C हजारी प्रसाद द्विवेदी या फिर D नामवर सिंह। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर A, मुकुटधर पांडे ने सबसे पहले छायावाद शब्द का प्रयोग किया था। अगला प्रश्न देखते हैं, छायावाद को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह किसने कहा था? A नगेंद्र, B रामविलास शर्मा, C रामचंद्र शुक्ल या फिर D रामकुमार वर्मा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर A, डॉक्टर नगेंद्र ने छायावाद को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह कहा था। अगला प्रश्न देखते हैं, परमात्मा की छाया आत्मा में और आत्मा की छाया परमात्मा में पड़ने पर छायावाद की सृष्टि होती है। छायावाद के संबंध में यह कथन किसका है? A नगेंद्र, B डॉक्टर रामविलास शर्मा, C आचार्य रामचंद्र शुक्ल या फिर D डॉक्टर रामकुमार वर्मा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर D रामकुमार वर्मा। इन्होंने कहा था कि परमात्मा की छाया आत्मा में और आत्मा की छाया परमात्मा में पड़ने पर छायावाद की सृष्टि होती है। अगला प्रश्न देखते हैं, रामचंद्र शुक्ल के अनुसार छायावाद में प्राप्त होने वाली प्रतीक शैली पर किस साहित्य का प्रभाव है? A अंग्रेजी, B फ्रांसीसी, C बंगला या फिर D फारसी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर B फ्रांसीसी। शुक्ल जी के अनुसार जो छायावाद में हमें प्रतीक शैली प्राप्त होती है उस पर फ्रांसीसी साहित्य का प्रभाव है। अगला प्रश्न देखते हैं, छायावाद बड़ी सहृदयता के साथ प्रभाव साम्य पर ही विशेष लक्ष्य रखकर चला है। यह कथन किसका है? A आचार्य रामचंद्र शुक्ल, B आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी, C हजारी प्रसाद द्विवेदी या फिर D शांति प्रिय द्विवेदी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर A, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन है कि छायावाद बड़ी सहृदयता के साथ प्रभाव साम्य पर ही विशेष लक्ष्य रखकर चला है। अगला प्रश्न देखते हैं, छायावादी युग का प्रवर्तक किसे कहा जाता है? A जयशंकर प्रसाद, B सुमित्रानंदन पंत, C सूर्यकांत त्रिपाठी निराला या फिर D महादेवी वर्मा। तो फ्रेंड्स, इन चारों लोगों को जो है छायावाद का 4 स्तंभ माना जाता है और इसमें से ही जयशंकर प्रसाद को छायावादी युग का प्रवर्तक कहा जाता है। तो इस तरह इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर A। अगला प्रश्न देखते हैं, छायावाद की पहली रचना मानी जाती है? A पल्लव, B कामायनी, C झरना या फिर D लहर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर C, झरना जो है छायावाद की पहली रचना मानी जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं, आधुनिक काल की किस धारा में रहस्यवाद की भावना पाई जाती है? A प्रगतिवाद, B प्रयोगवाद, C छायावाद या फिर D नई कविता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर C छायावाद। छायावाद में हमें रहस्यवाद भी देखने को मिलता है। अगला प्रश्न देखते हैं, चित्रात्मक भाषा एवं लाक्षणिक पदावली किस युग के कविता की विशेषता है? A छायावाद, B प्रगतिवाद, C प्रयोगवाद या फिर D इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर A छायावाद। छायावाद में हमें जो छायावाद में कविताएं लिखी गई हैं उसमें हमें चित्रात्मक भाषा और लाक्षणिक पदावली का प्रयोग देखने को मिलता है। अगला प्रश्न देखते हैं,
छायावाद में वक्रता का वैभव मिलता है। प्रसाद के काव्य में किसका उत्कर्ष देखने को मिलता है? ए विदग्धता, बी अभिव्यंजना, सी चारुता या फिर डी चमत्कार। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी अभिव्यंजना। प्रसाद जी के काव्य में हमें अभिव्यंजना का उत्कर्ष देखने को मिलता है। अगला प्रश्न देखते हैं। कामायनी की भाषा है ए ब्रजभाषा, बी अवधी, सी सधुक्कड़ी या फिर डी खड़ी बोली। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी खड़ी बोली। कामायनी महाकाव्य की भाषा जो है वो खड़ी बोली है। अगला प्रश्न है, महाकाव्य कामायनी में निहित दर्शन है ए वेदांत दर्शन, बी चार्वाक दर्शन, सी अरविंद दर्शन या फिर डी प्रत्यभिज्ञा दर्शन। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी प्रत्यभिज्ञा दर्शन जो है महाकाव्य कामायनी में निहित है। अगला प्रश्न है, कामायनी के प्रमुख पात्र हैं ए राम, बी कृष्ण, सी मनु या फिर डी रतन सेन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मनु। मनु जो है वो कामायनी के प्रमुख पात्र हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, कामायनी में कुल कितने सर्ग हैं? ए 8, बी 10, सी 12 या फिर डी 15। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी कामायनी में कुल 15 सर्ग हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, कामायनी का नवा सर्ग कौन सा है? ए ईर्ष्या, बी इड़ा, सी श्रद्धा, डी स्वप्न। तो फ्रेंड्स, मैं आपको कामायनी के 15 सर्ग के नाम बताऊं तो ये क्रमशः ऐसे हैं, जैसे कि पहला है चिंता, आशा, श्रद्धा, काम, वासना, लज्जा, कर्म, ईर्ष्या, ईड़ा, स्वप्न, संघर्ष, निर्वेद, दर्शन, रहस्य तथा लास्ट में है आनंद। नवा सर्ग की बात करें तो उसका नवा सर्ग इस तरीके से हो जाएगा इड़ा। कामायनी का नवा सर्ग है इड़ा। अगला प्रश्न देखते हैं, कामायनी को छायावाद का उपनिषद किसने कहा है? ए नगेंद्र, बी शांतिप्रिय द्विवेदी, सी मुक्तिबोध या फिर डी इंद्रनाथ मदान। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी शांतिप्रिय द्विवेदी ने कामायनी को छायावाद का उपनिषद कहा है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से छायावादी कवि नहीं है? ए मैथिली शरण गुप्त, बी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सी सुमित्रानंदन पंत या फिर डी जयशंकर प्रसाद। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए मैथिली शरण गुप्त जो है ये छायावादी कवि नहीं है और ये तीनों लोग छायावाद के कवि हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, छायावाद को राष्ट्रीय जागरण की काव्यात्मक अभिव्यक्ति किसने कहा है? ए डॉक्टर नगेंद्र, बी नामवर सिंह, सी रामस्वरूप चतुर्वेदी या फिर डी नंद दुलारे वाजपेयी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी नामवर सिंह ने छायावाद को राष्ट्रीय जागरण की काव्यात्मक अभिव्यक्ति कहा है। अगला प्रश्न देखते हैं, कामायनी में श्रद्धा किसका प्रतीक है? ए तन का, बी मन का, सी हृदय का या फिर डी बुद्धि का। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हृदय का। कामायनी में जो श्रद्धा का वर्णन है वो हृदय का प्रतीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, जयशंकर प्रसाद की किस कृति को पहले ब्रजभाषा में तथा बाद में खड़ी बोली में रूपांतरित कर दिया गया? ए प्रेम पथिक, बी कानन कुसुम, सी झरना या फिर डी आंसू। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए प्रेम पथिक। इसको पहले ब्रजभाषा में ये लिखी गई थी लेकिन इसे बाद में खड़ी बोली में रूपांतरित कर दिया गया। अगला प्रश्न देखते हैं, कौन सी कृति जयशंकर प्रसाद की नहीं है? ए कानन कुसुम, बी दीपशिखा, सी झरना या फिर डी कामायनी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी दीपशिखा जो है जयशंकर प्रसाद की रचना नहीं है। आप लोग हमें कमेंट करके बताएं कि दीपशिखा जो है ये किस लेखक की रचना है। कानन कुसुम, झरना और कामायनी ये तीनों रचनाएं जयशंकर प्रसाद की हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, आंसू है ए मुक्तक काव्य संकलन, बी अतुकांत काव्य, सी प्रबंध काव्य या फिर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। आंसू जो है वो एक विरह काव्य है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रसाद जी द्वारा रचित विरह काव्य कौन सा है? तो अभी हमने आपको ऊपर बताया, ए आंसू, बी लहर, सी झरना या फिर डी चित्राधार। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए
आंसू जो है ये विरह काव्य है। अगला प्रश्न देखते हैं। महादेवी वर्मा का प्रथम काव्य संकलन है। ए दीपशिखा, बी यामा, सी निहार या फिर डी रश्मि। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। निहार जो है वो महादेवी वर्मा का प्रथम काव्य संकलन है। अगला प्रश्न देखते हैं। सप्तपर्णा किसकी कृति है? ए निराला, बी प्रसाद, सी महादेवी वर्मा या फिर डी पंत। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, महादेवी वर्मा की कृति है सप्तपर्णा। अगला प्रश्न देखते हैं। केवल सूक्ष्मगत सौंदर्य सत्ता का राग कहकर छायावाद का किसने विरोध किया था? ए रामचंद्र शुक्ल, बी महादेवी वर्मा, सी सुमित्रानंदन पंत या फिर डी अज्ञेय। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, महादेवी वर्मा। छायावादी समीक्षा का विवेचन करते हुए महादेवी वर्मा जी ने कहा था कि छायावाद स्थूल की प्रतिक्रिया में उत्पन्न हुआ था। छायावाद ने कोई रूढ़िगत अध्यात्म या फिर वर्गगत सिद्धांतों का संचय न देकर हमें केवल समष्टिगत चेतना और सूक्ष्मगत सौंदर्य सत्ता की ओर जागरूक कर दिया था। इसी से इन्होंने यथार्थ रूप में ग्रहण करना हमारे लिए कठिन हो गया, ऐसा महादेवी वर्मा ने कहा था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं। कामायनी एक पुनर्विचार कृति का प्रकाशन किस वर्ष में हुआ था? ए 1959 ईस्वी में, बी 1960 ईस्वी में, सी 1961 ईस्वी में या फिर डी 1962 ईस्वी में। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1961 ईस्वी में इसका प्रकाशन हुआ था, कामायनी एक पुनर्विचार। अगला प्रश्न देखते हैं। आधुनिक मीरा किसे कहा जाता है? ए महादेवी वर्मा, बी कीर्ति चौधरी, सी सुभद्रा कुमारी चौहान या फिर डी वंदना वाजपेयी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, महादेवी वर्मा को आधुनिक मीरा कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। महादेवी वर्मा के किस काव्य संग्रह की कविताएं वैदिक संस्कृत के विभिन्न काव्यांशों पर आधारित हैं? ए सप्तपर्णा, बी दीपशिखा, सी नीरजा या फिर डी सांध्य गीत। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सप्तपर्णा। सप्तपर्णा जो है इसकी कविताएं वैदिक संस्कृत के विभिन्न काव्यांशों पर आधारित हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। सुमित्रानंदन पंत का जन्म स्थान कहाँ है? ए कौशानी, बी बागेश्वर, सी नैनीताल या फिर डी हल्द्वानी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कौसानी। सुमित्रानंदन पंत का जन्म स्थान कौसानी है। इनका जन्म 1900 ईस्वी में हुआ था। यह अल्मोड़ा जिले में पड़ता है। अगला प्रश्न देखते हैं। पंत जी का महाकाव्य कौन सा है? ए शिल्पी, बी लोकायतन, सी चिदम्बरा या फिर डी गुंजन। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, लोकायतन जो है पंत जी का महाकाव्य है, जिसका कि प्रकाशन 1964 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं। कला और बूढ़ा चांद के लेखक हैं? ए रामधारी सिंह दिनकर, बी सुमित्रानंदन पंत, सी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला या फिर डी नंद दुलारे वाजपेयी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सुमित्रानंदन पंत। ये इनकी रचना है कला और बूढ़ा चांद। अगला प्रश्न देखते हैं। पंत को उनकी किस कृति पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? ए लोकायतन, बी चिदम्बरा, सी गीत हंस या फिर डी ग्राम्या। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चिदम्बरा जो है सुमित्रानंदन पंत की कृति है और इसी कृति पर उनको भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। अगला प्रश्न देखते हैं। पंत की पहली रचना है? ए वीणा, बी ग्रंथि, सी गिरजे का घंटा या फिर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गिरजे का घंटा जो है ये पंत की पहली रचना है। अगला प्रश्न देखते हैं। कृषक क्रंदन किसकी काव्य कृति है? ए राम नरेश त्रिपाठी, बी रामकुमार वर्मा, सी गया प्रसाद शुक्ल स्नेही या फिर डी मैथिली शरण गुप्त। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, गया प्रसाद शुक्ल स्नेही जो हैं इनकी रचना है कृषक क्रंदन। अगला प्रश्न देखते हैं। अरविंद दर्शन से प्रभावित हिंदी के कवि हैं? ए जयशंकर प्रसाद, बी निराला, सी सुमित्रानंदन पंत या फिर डी मैथिली शरण गुप्त।
तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। सुमित्रानंदन पंत जो है ये अरविंद दर्शन से प्रभावित हिंदी के कवि हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रकृति का सुकुमार राजकुमार किसे कहा जाता है? ए प्रसाद, बी पंत, सी निराला या फिर डी बच्चन। तो इसका भी राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। सुमित्रानंदन पंत को प्रकृति का सुकुमार राजकुमार कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, सुमित्रानंदन पंत ने अपने किस काव्य संग्रह को बाल कल्पना का दुधमुहा प्रयास कहा है? ए पल्लव, बी ग्रंथि, सी वीणा या फिर डी उच्छ्वास। तो इसका भी राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। वीणा जो रचना है सुमित्रानंदन पंत की, इससे उन्होंने बाल कल्पना का दुधमुहा प्रयास कहा है। अगला प्रश्न देखते हैं, किसकी भूमिका को छायावाद का घोषणा पत्र कहा जाता है? ए अनामिका, बी पल्लव, सी परिमल या फिर डी कामायनी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। पल्लव को छायावाद का घोषणा पत्र कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, कुकुरमुत्ता, नए पत्ते, तुलसीदास किनकी कृतियां हैं? ए जयशंकर प्रसाद, बी सुमित्रानंदन पंत, सी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला या फिर डी महादेवी वर्मा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की ये कृतियां हैं कुकुरमुत्ता, नए पत्ते और तुलसीदास। अगला प्रश्न देखते हैं, राम की शक्ति पूजा का प्रकाशन वर्ष है? ए 1930 ईस्वी, बी 1936 ईस्वी, सी 1938 ईस्वी या फिर डी 1940 ईस्वी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 1936 ईस्वी में राम की शक्ति पूजा का प्रकाशन हुआ था। अगला प्रश्न है, निराला की निम्नलिखित कविताओं में कौन लंबी कविता नहीं है? ए भिक्षुक, बी कुकुरमुत्ता, सी सरोज स्मृति या फिर डी राम की शक्ति पूजा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। भिक्षुक जो है ये निराला जी की लंबी कविता नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं, मुक्त छंद के प्रणेता हैं? ए निराला, बी नागार्जुन, सी जयशंकर प्रसाद या फिर डी महादेवी वर्मा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। निराला जी को मुक्त छंद का प्रणेता कहा जाता है। अगला प्रश्न है, निराला जी का प्रथम काव्य संग्रह कौन सा है? ए अर्चना, बी अड़िमा, सी आराधना, डी अनामिका। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अनामिका निराला जी का प्रथम काव्य संग्रह है। अगला प्रश्न देखते हैं, सरोज स्मृति में सरोज कौन है? ए निराला की माता, बी निराला की पुत्री, सी निराला की प्रेमिका या फिर डी निराला की पत्नी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, निराला की पुत्री। सरोज स्मृति जो रचना है निराला जी की, इसमें सरोज जो है वो निराला की पुत्री हैं। सरोज स्मृति का प्रकाशन 1935 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं, छायावाद विलायती अभिव्यंजनावाद का विलायती संस्करण है, यह कथन किसका है? ए महादेवी वर्मा, बी हजारी प्रसाद द्विवेदी, सी भगवती चरण वर्मा या फिर डी रामचंद्र शुक्ल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी रामचंद्र शुक्ल। इनका कथन है कि छायावाद विलायती अभिव्यंजनावाद का विलायती संस्करण है। अगला प्रश्न देखते हैं, इनमें से कौन उत्तर छायावादी कवि नहीं है? ए नरेंद्र शर्मा, बी रामकुमार वर्मा, सी बच्चन या फिर डी अंचल। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, रामकुमार वर्मा उत्तर छायावादी कवि नहीं है। अन्य नरेंद्र शर्मा, बच्चन और अंचल ये तीनों लोग उत्तर छायावादी कवि हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, फैंट समाटा का संबंध किस काव्य आंदोलन से जोड़ा गया है? ए प्रगतिवाद, बी प्रयोगवाद, सी छायावाद या फिर डी नई कविता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी छायावाद। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में एक रचना राष्ट्रीय सांस्कृतिक धारा की नहीं है? ए हम विस्पाई जन्म के, बी सूत की माला, सी प्रभात फेरी या फिर डी विसर्जन। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी प्रभात
फेरी ये प्रगतिवादी कवि नरेंद्र शर्मा की काव्य रचना है, जबकि शेष रचनाएं जो हैं वो राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्य धारा की हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। ये लास्ट प्रश्न है। केचुआ छंद का प्रयोग किस कवि ने अपनी कविताओं में किया है? ए. पंत, बी. अंचल, सी. माखनलाल चतुर्वेदी या फिर डी. निराला। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, निराला। केचुआ छंद का प्रयोग हमें निराला जी की कविताओं में देखने को मिलता है। रबड़, इसे जो केचुआ छंद है इसे रबड़ छंद भी कहा जाता है और ये हमें जो है निराला जी की कविताओं में मुख्य रूप से देखने को मिलता है। अगला, सॉरी फ्रेंड्स, ये बस 50 प्रश्न ही थे आज की वीडियो में, जो हमारी परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट थे। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा और ये प्रश्न आपको कैसे लगे हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं। अपनी तैयारी को जारी रखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।